अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिस इज़ मोदी फॉर पब्लिसिटी। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। देखो, आपको कोई इंडियन गाइड नहीं करेगा, लोग आपको गालियाँ देंगे यहाँ पे, लेकिन एज एन इंडियन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यार ये छिचोरापन छोड़ो, ये इसको गाली दे दी, इसको इससे क्या होगा यार? जब भी वो तुम अपनी हेल्प नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी क्या हेल्प करेगा? ये बात बताओ यार। खुद तो तुम भीख मांगते हो। वो लोग मर्सनरी बन के अफगानिस्तान गए थे लड़ने के लिए। मर्सनरी मतलब भाड़े का फौजी जो पैसे के लिए लड़ता है, जो किसी उन्होंने जैसे खींचा अपना धनुष बाण, वहां से समुद्र से आया समुद्र, हाथ जोड़े हुए कि प्रभु। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मुझे ना दो तीन चीजें आज डिस्कस करनी है। एक तो मैंने डिस्कस करना है डोभाल साहब के बारे में। मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, राइट, कल से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हैं। और अमृतपाल के बारे में एक नई खबर आई है, और उसके बाद फिर हम अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे चलेंगे। लेकिन मेरा यह अटेम्प्ट रहेगा कि आपको ना थोड़ा सा पाकिस्तान से अलग, पाकिस्तान भी कवर करेंगे हम, हैं भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है ये सब जानने की जरूरत है, थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए। अच्छा, अक्सर लोगों ने यह बोला है कि साहब पहले के एनएसए इतने विजिबल नहीं थे। जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे डोभाल साहब के पहले, वो इतने विजिबल नहीं थे। पहले सिर्फ जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो दिखते थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो दिखते थे विदेशी यात्रा में। अचानक डोभाल साहब इतना क्यों दिख रहे हैं दोस्तों? इसका मैं आपको बताता हूं पूरा चक्कर क्या है, थिंकिंग है। और ये बात मोदी जी ने बोली भी थी, और ये मेरा एनालिसिस है जो मैं सोचता हूं कि उन्होंने, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है ना, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर छोड़ के पाकिस्तान, वो तो बकवासी करता है पाकिस्तान वाला, लेकिन कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हेड होता है, इलेक्टेड हेड, तो बड़े नपीतुली बात करते हैं यार ये लोग, बहुत नपीतुली। ऐसा ना जैसे कि जब बात भी ऐसा करेंगे कि 10 बार वो फिल्टर होगी तब आपके सामने वो बात आएगी, क्योंकि जो हेड ऑफ स्टेट कह देता है वो पॉलिसी बन जाती है। ये बात सच है, जो हेड ऑफ स्टेट बोल देता है वो पॉलिसी बन जाती है। व्हेन आई से पॉलिसी बन जाती है, देन ही इज हेल्ड टू अकाउंट ना। लोग बोलते हैं कि साहब आपने तो बोला था। अब मैं कुछ बोल दूं आज, ठीक है, हो सकता है कि गलत बोल दिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रोल हो जाओ, लेकिन नोबडी कैन पुल मी अप फॉर इट। कोई ट्वीट ही कर सकते हैं दाएं बाएं या इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो करते हैं कुछ, मोदी जी के लेवल पे कोई चीज आती है, तो फिर वो बड़ा मामला हो जाता है कि यार प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत पहले मोदी जी ने एक बात बोली थी, और ये बात मेरा भी बड़ी फेवरेट है। मैं भी अक्सर ये बात कहता हूं कि बिना न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होए न प्रीत। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि जब सीता मां लंका में थी और प्रभु श्री राम को समुद्र पार करना था, सीता मां को लेने के लिए रावण ने हरण कर लिया था उनका, तो 3 दिन उन्होंने समुद्र के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे। वो 3 दिन समुद्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, बोला कि मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। समुद्र नहीं माना। जब समुद्र नहीं माना तो कहते हैं कि बिना न माना जलद जड़, बिना यानी कि रिक्वेस्ट, जलद ही जल, पानी, जड़ बुद्धिहीन। हुए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, गुस्से में तब प्रभु श्री राम बोले कि भाई बहन होए न प्रीति, ऐसे नहीं मानेगा। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े, इसकी पूजा करी, विनती करी, आरती करी, सब कर लिया, लेकिन ये ऐसे मान नहीं रहा। तो लक्ष्मण लाओ जरा मेरा बाण। तो भैया लक्ष्मण ने उनको बाण दिया। उन्होंने जैसे खींचा अपना धनुष बाण, वहां से समुद्र से आया समुद्र, हाथ जोड़े हुए कि प्रभु भारी मिस्टेक हो गया। तो कहने की बात यह है कि यही बात भाई बहन होए न प्रीत, मोदी जी ने एक बार बोली थी स्पीच पे, और ये बात कई बार मैं भी बोल चुका हूं, और आप सब जानते हैं इसके बारे में, आप तो सब जानते हैं। इसमें भय कौन है और प्रीत कौन है? इसमें भय हैं डोभाल साहब और प्रीत हैं डॉक्टर जयशंकर। यह बात समझने वाली है। आप लोगों ने पूछा, मुझे व्हाट्सएप करा दोस्तों ने कि ये क्या है, क्यों दिखते हैं, क्या है, क्या? यही बात है। एक प्यार से समझाता है, एक मार से समझाता है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल चुकी है।
आप देखेंगे कितनी बार अब मीडिया में आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पे चले गए इसी देश में। पहले भी फॉरेन विजिट्स होती थी, अब फॉरेन विजिट्स बहुत ज्यादा होने लगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सीडीएस। ये क्यों जा रहे हैं बाहर? कि हमारे मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो बढ़े, हमारे और किस्म के जो ताल्लुकात हैं मैन्युफैक्चरिंग के, डिफेंस की फील्ड में वो बढ़े। ये अचानक हरकत बहुत तेज हो गई है। और इसका फाउंटेन हेड कौन है? ये कहां से हो रहा है शुरू? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से शुरू हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं, और मैं इस बात को 110% आंख बंद करके बिलीव करता हूं ये बात, कि फॉरेन पॉलिसी के 2 हिस्से होने चाहिए, एक प्यार एक मार। जो प्यार से ना समझे वो मार से समझेगा। प्यार करते हैं डॉक्टर जयशंकर, आज डॉक्टर जयशंकर भी आज कम प्यार करने लगे, वो भी टाइट कर देते हैं लोगों को, मतलब अच्छा खासा। लेकिन आपने अजीत डोभाल साहब के बारे में एक बात देखी होगी, वो कभी ना, वो बोलते नहीं ज्यादा, आपने उनको बोलते हुए बहुत कम सुना होगा। उनकी जितनी भी स्पीचेस हैं वो तब हैं जब वो एनएसए नहीं थे। एक आता उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया था, वरना आपने कभी मीडिया इंटरेक्शन में नहीं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। वो किसी से बात ही नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते हैं। जासूस रहे हैं वो, ही वाज अ स्पाई एंड ही वाज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 1968 बैच केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, अब एनएसए हैं भारत के। तो एक नजरिया है, और अक्सर मैं बात कहता हूं कि जब भारत का प्रधानमंत्री बात करेगा ना किसी से, दोस्त या दुश्मन, उसको ये पता होना चाहिए, जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री है, दूसरे देश का राष्ट्रपति है, उसको पता होना चाहिए कि समुद्र की गहराइयों में कहीं पे आईएनएस अरिहंत है। उसको पता होना चाहिए कि मोदी जी के पीछे 12 लाख की सेना खड़ी है। उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य कहीं पीछे खड़े हैं, हमारे राफेल जेट्स, हमारे सुकोई, हमारे मिग्स। दिस इज हार्ड पावर प्रोजेक्शन। जो डोभाल साहब कर रहे हैं ना, दैट इज हार्ड पावर प्रोजेक्शन। चुपचाप बैठे बैठे, लेकिन उनका ये क्यों बोला आप बताइए ना? ये जो गारसेटी हैं, ये एम्बेसडर टू इंडिया है अमेरिका के, उन्होंने क्यों बोला? एक कहते हैं कि उत्तराखंड के गांव का एक लड़का, उत्तराखंड के गांव का एक लड़का जाता है और वो दुनिया भर का ट्रेजर बन जाता है। ही बिकम्स अ ट्रेजर नॉट ओनली फॉर इंडिया, ही बिकम्स अ ट्रेजर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये देखिए ना, ये आप जब सही लोगों को चुनते हैं, सही लोगों को रखते हैं किसी काम पे, फिर जादू होता है। और आप उनको ट्रस्ट करते हैं और आप खुली छूट देते हैं कि भाई आपको जो करना है करो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ये देश की पॉलिसी है, मैंने पॉलिसी बता दी, बस इस पॉलिसी के बीच में जो खेलना है करो। और यही हो रहा है आजकल। इसीलिए आप देखेंगे डॉक्टर जयशंकर, आप देखेंगे भैया मोदी जी खड़े हैं, राइट? मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ खड़े हैं डॉक्टर जयशंकर, एक तरफ खड़े हैं अजीत डोभाल साहब। डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं, डोभाल साहब चुप बैठे हैं। ही इज जस्ट नोटिसिंग, ही इज जस्ट स्लाइटली टॉकिंग, एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, और पीठ पीछे जो होना है, जो सेटिंग होनी है, सारी कुछ। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, आर्म ड्रोन्स की, और वो अभी राजनाथ सिंह जी की बात हो गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, और एक्विजिशंस का जो है मामला पूरा, उन सबसे बात हो गई, सब कुछ क्लैरिटी हो गई। हो सकता है कि इस बार वो ड्रोन्स का साइन कर दें मोदी जी वहां पे अमेरिका में जाके, ठीक है? भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। जितने भी कटिंग एज सिस्टम्स है ना, ये क्यों आ रहे हैं? भारत की जो फॉरवर्ड पोस्चर पॉलिसी है। अभी आपने देखा होगा कि दोस्तों, कुछ समय से भारत चीन का खुलेआम नाम भी ले रहा है। पहले चीन का नाम नहीं लेता था, पाकिस्तान का नाम नहीं ले, पाकिस्तान खैर नाम लेने लायक ही नहीं है, मैं चीन की बात करता हूं। चीन का नाम नहीं लेता था, अब चीन को नाम से बोलने लगा है भारत। डॉक्टर जयशंकर अब खुलेआम चाइना को कॉल आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज हो रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। दूसरी चीज, ये खबर आई है कि अमृतपाल सिंह, पुल्स आ गई, पुल्स, अमृतपाल सिंह, उसका पता लगा है कि वो तो स्किज़ोफ्रेनिया है उसको। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें इसका अगर आसानी से बताऊं तो उसको स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। कभी उसको लगता है मैं कुछ हूं, कभी लगता है उसने अपने ना, वो गया था, वो आई की सर्जरी करवाने के लिए गया था यूरोप में कहीं पे, आई थिंक जॉर्जिया फॉर्जिया, पता नहीं कहां गया था वो, नॉट जॉर्जिया, आई थिंक इवेंट टू सम कंट्री। वहां पे उसने आई वाई की सर्जरी करवाई कि मैं भिंडरा वाले जैसा लगूं, ठीक है? अब ये कहते हैं कि इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, दवाइयां खाता है उसकी। इसके बारे में भी बड़ी खबर आ गई है। अमृतपाल सिंह ऐसे तो यार मैं खालिस्तानी उसे कहता हूं, यार खालिस्तानी तुम क्या, कैसे पगलेटों को भेजते हो यार? किस टाइप के, डोंट यू हैव एन इंटेलिजेंट गाय? अगर उसने खालिस्तान का काम भी करना, कोई तो होगा पर्सन विद एन आईक्यू, सम सोफिस्टिकेटेड पर्सन, जो खालिस्तान की बात करे। तुम लोग वही घटिया काम, पत्थर फेंक दिए इंडियन हाई कमीशन पे, गालियां दे दी, तिरंगे को नीचे ले आए, झंडा जला दिया। ये सब छिछोरी हरकतें तुम लोग कब बंद करोगे? अगर तुम्हें भारत के खिलाफ लड़ना है, सो जिसको अमेरिकन कहते हैं ना, अप योर गेम यार, अप योर गेम। कुछ लाओ, बढ़िया इंटेलेक्चुअल्स लाओ जो कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट है दुनिया के सामने। एक तो तुम सबसे पहले तुम छिछोरी हरकतें करते हो,
जब पुल्स आएगी पुल्स होती है फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। तुम्हारे पास यही तुमने पाकिस्तानियों से सीखा है, इसलिए तो मुझे शक होता है, इसलिए मुझे शक होता है तुम्हारे ऊपर। यू मस्ट हैव प्रॉपर पीपल टू रिप्रेजेंट यू। मैं खुद एज एन इंडियन बोल रहा हूं, आपको गाइडेंस दे रहा हूं खालिस्तानियों। एज एन इंडियन आई एम गाइडिंग यू। देखो आपको कोई इंडियन गाइड नहीं करेगा, लोग आपको गालियां देंगे यहां पे, लेकिन एज एन इंडियन मैं आपको गाइड कर रहा हूं। यार ये छिचोरापन छोड़ो, ये इसको गाली दे दी, इसको कर, इससे क्या होगा? जेल जाओगे, बस जेल जाओगे। किसी भी स्टेट में पकड़े जाओगे भारत में, जेल जाओगे, पुलिस वाला लठ बजाएगा, फिर आप पैर पकड़ोगे उसको, वो जनाब गलती हो गई, माफी कर दो, ये सब यही होगा। अमृतपाल सिंह को देखो, वो कहता मुझे स्किज़ोफ्रेनिया, वो अलग ही ट्रिप पे चला गया, वो ही इज गॉट अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको डिप्रेशन हो गया, उसको और ये इसको पहले से है, ऐसी बात नहीं है कि ये पुलिस में आके हुआ है ना। वैसे असम पुलिस, you know, if you are at the wrong end of Assam police, they can cause various problems, both physical and psychological to you. But having said that, that's on the lighter part. But let me tell you, अमृतपाल सिंह फंस गया। तो इसलिए मैं खालिस्तानी जो कहता हूँ, यार कोई बढ़िया बंदे लेकर आओ। ये तुम्हारे छछोरे टाइप के अंडे फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, ये काम करने हैं तुमने। अगर तुमने भारत से लड़ाई करनी है, कैन यू बी सीरियस? कोई ढंग का बंदा लाओ, टाई शाई पहन के, जो बढ़िया बंदा अपना केस रिप्रेजेंट करे कि वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान बट वी आर टेकिंग इन डॉलर्स। हमारी भी इज्जत है, हम यूरोज में ले रहे हैं, बचे कुचे उनके जो खुरचन है पतीले की, वो ले रहे हैं हम पाकिस्तान से। कुछ अच्छी बात करो यार, जिसमें मजा आए सुनने में, घटियापंथी। एनीवे दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बिना आप नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकता। जैसे खाने में चटनी होती है ना, अचार होता है, थोड़ा सा जायका आ जाता है, थोड़ा सा स्वाद आ जाता है, तो उसके लिए पाकिस्तान तो चलना ही पड़ेगा, है ना। बाकी देखिए, अच्छी अच्छी खबरें सुना दी, अब थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर और हमारे लिए मजाक वाली खबर। अब पाकिस्तान के अंदर जो शेल कंपनी है, बड़ी ऑयल एक मेजर है दुनिया का, इट्स एन ऑयल मेजर। शेल कंपनी का नाम किसने नहीं सुना, राइट? वो पाकिस्तान में तेल वेल का उनका काम था, उसने अपना बोरिया बिस्तर बंद करा और शेल ने भी वही करा और कहा जो मेजर कहता आ रहा है आज तक, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। या दैट वन। अब देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हुआ यह है दोस्तों कि Pakistan netizens lamented at the exit of Shell from its Pakistan unit with a sale of 77% shareholding in the local business. तो बेसिकली शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक कंपनी है, एसपीएल, और वो शेल जाहिर सी बात है ग्लोबल कंपनी है, उसका पाकिस्तानी वो जो है वो कह रहा है यार कि देखो पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पुल। 77% जो हमारी शेयर होल्डिंग है हम उसको बेच के पाकिस्तान से निकल रहे हैं। ठीक है जी, वो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको रिएक्शंस पढ़ के बताऊंगा। टू सपोर्ट इट्स इंटेंशन टू हाई ग्रेड एंड सिंप्लीफाई इट्स पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करना और हाई ग्रेड करना है, उसके लिए शेल पेट्रोलियम कंपनी बोला कि वी वांट टू सेल 77.42% शेयर होल्डिंग इन शेल पाकिस्तान लिमिटेड। ये शेल पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन ने बोला है that includes all of SPL's downstream business and SPL's 26% ownership of Pak Arab Pipeline Company, PAPCO, और mobility and lubricants downstream business जो भी है। This is just the tip of the iceberg। अब यार क्या हो गया दोस्तों कि अब ये सब लोग ना रोने के लिए तैयार हो गए पाकिस्तानी, इनको छाती पीटने का तो मौका चाहिए। अब ये रोने के शुरू, ये हो गया, देखो अब ये कह रहा है शहजाद अहमद है बंदा, ये कह रहा है मे अल्लाह हेल्प अस। यार जब भी वो तुम अपनी हेल्प नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, ये बात बताओ यार। खुद तो तुम भीख मांगते हो सबसे, खुद मेहनत करके एक दिन पसीना बहाने को राजी नहीं है। मोटे मोटे पेट, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी बैठे हैं वहां पे, मजे कर रहे हैं यार, दुनिया को लाहौरी चूरन बेच रहे हैं। लाओ पाए, लाओ बिरयानी, लाओ अरे खाओ पाए, खाओ बिरयानी, खाओ कुरमा, लेकिन लिमिट में खाओ यार। सुअर की तरह इतना इतना खा के फिर कहते हो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अबे कहां से तरक्की करेगा, तुम लोग काम करके खुश नहीं हो। शेल बंद हो गई, उसके पहले 100 कंपनियां बंद हो गई। अच्छा, इसमें कोई आर्मी को ब्लेम कर रहा है। ये देखो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी इतने कलाकार हैं, इनका दिमाग पता नहीं दिमाग है नहीं है, मुझे लगता नहीं है। एक मिनट, ये देखिए, अब देखिए ये जो कमर है, CAMAR, कमर मीर, ये कहते हैं शुक्रिया ऑफिशियल DGISPR, ये अपनी फौज को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, CM शहबाज, तुम्हारी फौज का। अब आज तुम छाती पीट रहे हो कि तुम्हारी फौज ने तुम्हारी लुटिया डुबा दी, तुम्हारा ढोल फाड़ दिया। भाइयों एक बात बताओ, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मासूम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, तुम तो जज्बे वाली कौम हो यार, हैं? कहां गया तुम्हारा जज्बा? तुम तो जज्बे वाली कौम हो।
तुम तो गजवाए हिंद करना चाहते हो। काफिरों को मार देंगे, उनका गला काट देंगे इंशाल्लाह। ये वाली कौम हो तुम। तुम्हारा तो मुल्क जो बना था कलमा पढ़ के बना था। कहां गया वो जोश, कहां गया वो जुनून? तुम्हारा जुनून सिर्फ ट्विटर पे है भाइयों, सिर्फ ट्विटर पे। घर से बाहर निकलना पड़े काम करने के लिए ना, तब तुम्हारा जुनून नहीं है कि अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जाएं। आप आज पाकिस्तानियों अपनी आर्मी को ब्लेम कर रहे हो। यार एक बात बताओ मुझे, यू आर ब्लेमिंग योर आर्मी, वाई? उसको सर पे तो तुम ही ने चढ़ाया था। गजवाए हिंद करेंगे, जितने भी फ्रॉड पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आते हो, ये गजवा होगा, फलाना होगा, गजवा होगा, डजवा होगा, जो भी है कर लो। गजवा कर रही है तुम्हारी फौज, गजवा तुम्हारे ऊपर कर रही है। गजवा वो तुम्हारे प्लॉटें घेर घेर के बाजवा ने ढोल बजा दिया पूरे पाकिस्तान का। गजवाए हिंद करेंगे और शर्म फिर तुम्हें नहीं आती, शर्म फिर तुम्हें नहीं आती, गैरत फिर तुम्हारी नहीं जागती। अब कह रहे हो DGISPR हमारे मुल्क को बिगाड़ दिया फौज ने। क्यों? कहां गया वो जोश, वो जज्बे वाली कौम है? कहां गया वो जज्बा भाई? बताओ ना हमको। हम इंडिया में बैठे हैं, हम भी जानना चाहते हैं वो कलमा पढ़ के जो कौम बनाई थी वो कहां है? बताओ हमें थोड़ा सा। मतलब यार हद हो गई। ये शहबाज शरीफ क्या करेगा? तुम्हारा क्या इमरान खान जब वो था 3.5 साल तुम्हारा वजीर आजम, उसने क्या कर लिया? देखो कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, क्योंकि तुम इतने जरूरी हो ही नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करे। तुम्हारी औकात जीरो है। और तुम्हारे चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे तुम ये बात क्यों नहीं समझते? हो सकता है इनके इरादे अच्छे हों, हो सकता है इनके इरादे बुरे हों, मैं उन चीजों पे नहीं आ रहा। ये बेसिकली नालायक हैं। तुम ये क्यों नहीं मानते हो? तुम कबूल क्यों नहीं करते कि तुम नालायक हो, टैलेंट नहीं है? मानने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं कंपनी को छोड़ के जा रही हैं। वो इसलिए जा रही हैं भैया कि तुम नालायक हो, तुम मुल्क नहीं चला सकते अपना। जब तक अमेरिका था अफगानिस्तान में, जब तक भर भर के नोट आ रहे थे, तब तक इमरान खान भी चुप था। इमरान खान चुप था। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलता था, ड्रोन श्रोन कर रहे हैं, बट जब तक वो प्रधानमंत्री था चुप। 15 अगस्त को तालिबान घुसी, 15 अगस्त की शाम को इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए बोल दिया कि हकीकी आजादी, क्योंकि उसको पता था अमेरिकन चले गए, अब गाली दो। ये पाकिस्तान का एक जिसको कहते हैं कैरेक्टर है, ये किरदार है। जब तक पैसे आ रहे थे तब तक अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने कुछ नहीं बोला 3.5 साल। जैसे ही गया अमेरिका वहां से, जैसे अमेरिका गया वैसे अमेरिका को गाली देना शुरू, क्योंकि पैसे नहीं। उसके पहले दी उसने गाली, उसने सिर्फ ये बोला कि नहीं यार ड्रोन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए वो, पर कभी उसने खुल के अमेरिका को गाली नहीं दी। उसने शुरू करा 15 अगस्त के दिन, जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर करा काबुल। उसको पता है अमेरिका बाहर है, अब तो डॉलर बंद है, चलो दो गाली। ये है लाहौरी चूरन, ठीक है? जिससे पैसा लेते हो उसी की पीठ पे खंजर डाल देते हो तुम लोग। फिर कहते हो हमारी फौज ने बड़ी अजीम फौज है। ये है तुम्हारी अजीम फौज जिसको तुम खुद गाली दे रहे हो। अब मैं आगे ले चलता हूं, शेल की बात और करते हैं भाई। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि एप्पल क्यों नहीं आया हमारे मुल्क में। ओ भाई तुम एप्पल को डुबा दोगे, तभी तुम्हें हिंदुस्तानी जो कहते हैं ना अखंड भारत अखंड भारत, मैं बोलता हूं भाई साहब कान पकड़ो, ये बातें मत करना अखंड भारत, कहीं पाकिस्तानी सीरियसली ले लें, वो बोलेंगे हमें भारत में मिला दो। हमारी इकोनॉमी अभी 4th लार्जेस्ट होने वाली है कुछ ही सालों में, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इकोनॉमी इज प्राइम टू बी द 4th लार्जेस्ट, ठीक है? हम लोग यहां तक पहुंच पाते? आपको क्या लगता है? मैं हिंदुस्तानियों से पूछ रहा हूं, जितने भी दोस्त हैं हिंदुस्तानी दोस्त जो देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया एक होता है इस वक्त, सोचना कि हमारे पास इंफोसिस होता, हमारे पास विप्रो होता, हमारे पास HCL होता, हमारे पास TCS होता, हमारे पास इसरो होता, हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ कुछ लोग होते जो हवा में AK-47 फायर, ये होता वहां पे, जंगल का कानून होता यहां पे। तो भाई अच्छा है, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी मुझसे कहते ना आपने कभी कबूल नहीं करा कि पाकिस्तान बन गया। भाई साहब कबूल, मैं तो भगवान को हाथ जोड़ के कहता हूं अच्छा हुआ बला टली, अच्छा हुआ बन गया, जाओ ऐश करो। और मुझे नहीं चाहिए, छोड़ के गिलगिट बाल्टिस्तान, छोड़ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, छोड़ के POK, छोड़ के गिलगिट बाल्टिस्तान, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारा कराची मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा इस्लामाबाद, तुम्हारा हैदराबाद सिंध और तुम्हारा लाहौर मुबारक हो भैया, नहीं चाहिए। पागलों का हुजूम नहीं चाहिए इंडिया में, माफ करो इंडियंस। यार मैं इंडियन से बोलना चाहता हूं, तुम लोग क्या करते रहते हो इसे बीच में, ये अखंड भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब ये सारे के सारे टेररिस्ट यहां पे पहुंच जाएंगे, वहां पे पाकिस्तान में जितने भी करोड़ों की तादाद में लश्कर जैश फैज जितने भी हैं। आपको यह जो तरक्की बन रही है आपके दिन में
25 से लेकर 35 किलोमीटर सुपर हाईवेज बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारी रोल आउट हो रही हैं, यहां पे नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भारत इतनी तरक्की कर रहा है जो आप सब देख रहे हैं। दुनिया में कहते हैं कि 0% चांस ऑफ रिसेशन, 0% चांस ऑफ रिसेशन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है। वही आईएमएफ जिससे पाकिस्तान भीख मांगता है रोज, वही आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन एन अदरवाइज ग्लूमी ग्लोबल इकोनॉमी। आपको बुरा लग रहा है ये? भाई साहब, ये सब चीजों से आप माफी मांगो, तौबा करो। ये कि पाकिस्तान होता और ये होता, कुछ नहीं होता। ये बहुत अच्छे हैं वहां पे। मैं तो कह रहा हूं और दूर चले जाओ तुम लोग, जितना दूर हो सके भैया, नीचे। ये देखो, ये कह रहा है, शहजाद अहमद कह रहा है, मैं अल्लाह हेल्प अस। व्हाई विल अल्लाह हेल्प यू? ही इज हैविंग फन एट योर एक्सपेंस। व्हाई विल ही हेल्प यू? तुम लोग खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर। व्हाई शुड दे स्टे इन पाकिस्तान व्हेन 40% ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इज बीइंग स्मगल्ड फ्रॉम द बॉर्डर्स थैंक्स टू आवर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हु डिलिबरेटली फेल टू कंटेन स्मगलिंग। अब फेल टू कंटेन स्मगलिंग नहीं, तुम्हारे जो बॉर्डर वाले हैं रेंजर, वो खुद स्मगलिंग करते हैं। ये पाकिस्तानी ना, मैं बता रहा हूं, बड़े मुनाफिक लोग हैं यार। एक बात बताओ, आज की तारीख में तुम्हारा जो तेल है, तुम्हारा आटा है, तुम्हारी चीनी है, ये स्मगल होकर, तुम्हारे डॉलर हैं, अफगानिस्तान स्मगल होकर जाते हैं, तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है यार। तुम कहते हो नहीं यार, ये हमारी फौज क्या कर रही है, हमारे रेंजर्स क्या कर रही है, तो रोकते ही नहीं किसी को, हैं? और वही जब तुम्हारी फौज यहां से अफगानिस्तान के अंदर हथियार भेज रही थी, ठीक है, जब फौजी अड्डे दे रही थी अमेरिकन को, जहां से ड्रोन उड़ते थे और वहां पे बारातों पे हेलफायर मिसाइल्स अमेरिकन गिराते थे, जब अफगानिस्तान के गांव साफ कर दिए क्योंकि तुम्हारे आईएसआई के चोर और करप्ट जनरल्स ने पैसा खाया, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी? तब तो मजे मार रहे थे क्योंकि किसी और के घर में आग लग रही थी, और आज एहसान दिखाते हो कि हमने बैठा के अफगानियों को खिलाया इतने साल। तुमने खिलाया? तुमने उनके घर में आग लगा दी, पैसा लेके उनके घरों में आग लगा दी। आज तुम कहते हो हमने उनको बैठा के खिलाया, देखो हम कितने महान लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं। बड़े नहीं हो, घटिया हो। तुमने वहां पे कितनी औरतें जिनका सुहाग उजाड़ दिया तुम लोगों ने पैसा लेके। और ये बात तुम्हारा परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है, जहां पे उसने बोला है, ये वीडियो भी है परवेज मुशर्रफ का, ठीक है, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, जिसमें बोल रहा है उस लेडी को, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के बोल रहा है, कह रहा है कि मेरी खुद की जो एसएसजी थी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस, वो लोग मर्सनरी बन के अफगानिस्तान गए थे लड़ने के लिए। मर्सनरी मतलब भाड़े का फौजी, जो पैसे के लिए लड़ता है, जो किसी भी पार्टी से पैसा लेके लड़ता है और ठोकता है दूसरे को, वो बन के। तुम्हारे एसएसजी वाले पैसा लेके गए थे, छुट्टी लेते थे, 2-2 महीने की छुट्टी लेते थे, अमेरिकनों से पैसा लेते थे और वहां पे लड़ते थे। ये तुम्हारी फौज की औकात है। आज बड़ी अजीम फौज है हमारी, नंबर 1 फौज है, बड़ी नंबर 2, नंबर 3, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो। ये ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ? वेरी गुड, आई लाइक इट। अजीम फौज। पीटीआई कह रही है शेल पेट्रोलियम इंटेंड्स टू सेल इट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, the earnings of the company last year versus similar period last year from a profit tax after 2 billion the company posted। एक तो पीटीआई भी बेवकूफ बना रही है, लोग खुद ही बेवकूफ है, बना कह रहे हैं। पीटीआई ये कह रही है कि भाई हमारे टाइम पे उनको प्रॉफिट था, इस टाइम पे उनको लॉस हो रहा है, तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दो। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानियों को लॉस क्यों हो रहा है, तुम्हारा मुल्क गड्ढे में क्यों जा रहा है? इमरान खान की कोई तारीफ नहीं थी, क्योंकि अगर उसके पहले देखें नवाज शरीफ के समय भी आपकी इकोनॉमी टॉप पे थी, पाकिस्तानियों के हिसाब से टॉप पे थी, अच्छी थी। इमरान खान के समय भी ठीक थी इकोनॉमी, महंगाई बढ़ गई थी लेकिन फिर भी इकोनॉमी आपकी ठीक ठाक चल रही थी। तो ऐसी बात नहीं है। आप शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान कंपेयर करते हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि नवाज शरीफ जो उसके पहले था, उसके साथ इमरान खान का क्यों नहीं कंपेयर करते? करो ना इसके साथ। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करिए तब तो कंपेयर करोगे। जानते नहीं, नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, जाहिल लोग। अब मैं आपको बताता हूं, आपका मुल्क इसलिए गड्ढे में नहीं है क्योंकि शहबाज शरीफ नालायक है, वो तो इमरान खान भी नालायक है, वो तो नवाज शरीफ भी नालायक है, ये सभी नालायक है। तुम्हारे पाकिस्तानी लीडर जिन्ना से लेके आज तक सभी क्रैक हैं, इनकी बुद्धि नहीं है। जब तक अमेरिकन थे, कंटेनर भर भर के डॉलर आ रहे थे, तुम लोग मजे कर रहे थे। अमेरिकन चले गए, डॉलर खत्म हो गए। अब इमरान खान कहता है कि ये पैसा खा गया, ये पटवारी है, वो पटवारी। इमरान खान खुद बुद्धि का बैल है यार। इमरान खान की कौन सी पॉलिसी है बताओ? कौन सी पॉलिसी है इमरान खान की? जो पीटीआई के इतने लोग हैं जो छाती ठोक के कहते हैं खान हमारा, खान हमारा। खान तुम्हारा लल्लू है। क्या कर लिया खान ने ट्विटर के अलावा? बताओ, खान ने क्या कर लिया? 370-35 के बारे में क्या कर लिया खान ने? एक टांग पे खड़े हो जाओ जुम्मे की नमाज के बाद, ये कर लिया खान ने। ट्वीट कर दिया मोदी के खिलाफ, हैं? फिर कहता है बाजवा ने मुल्क बेच दिया। एक्सटेंशन किसने दिया था बाजवा को? तुम इतने बेवकूफ हो, इतने गधे हो तुम, इतने चरसी हो तुम, तुम्हें नहीं पता था?
कि बाजवा अगर बुरा आदमी है तो उसको एक्सटेंशन नहीं देना। ओ मुझे पता नहीं लगा जी, तुम्हें पता नहीं लगा तो तुम बेवकूफ है, इसका मतलब। प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हो, तुम्हें नहीं पता लगा बाजवा क्या कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लगा, और फिर मासूम बच्चे बन जाते हो, पता नहीं लगा। अगर तुम फिर प्रधानमंत्री बन गए पाकिस्तान के, तुम्हें फिर पता नहीं लगेगा, फिर तुम बोलोगे कि आसिम मुनीर क्या कर रहा था मुझे पता नहीं लगा। क्योंकि जिसको एक बार पता नहीं लगा उसको दुनिया में फिर कभी पता नहीं लगता। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, सब झूठ बोलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ना, मैं बता रहा हूं, एजुकेशन लेवल इतना घटिया है दोस्तों। मैं कोई बुरी बात नहीं कहना चाह रहा आवाम के लिए। मेरी शिकायत पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी सरकार से है, पाकिस्तानी इदारों से है। आवाम से मेरी कोई दुश्मनी, ना कोई शिकायत। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जहालत के आप खुद जिम्मेदार हैं। आप जाहिल हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि आप जाहिल हैं। आप में से बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत कम, उंगलियों पे। बाकी सब के सब जाहिल हैं। मैं आपको बताता हूं। शेल पाकिस्तान इज लीविंग, थैंक्स इंपोर्टेड गवर्नमेंट फॉर पुटिंग पाकिस्तान ऑन द एज ऑफ बैंक्रप्सी। ये देखो, ये इनका एनालिसिस है। शेल पाकिस्तान इज लीविंग। अबे अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए, शेल पाकिस्तान तो जाएगा ही। तुम क्या सोच रहे थे? जो ये कंपनियां थी पाकिस्तान में, तुम्हें क्या लग रहा था अभी पाकिस्तानियों? ये जो कंपनियां थी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में क्यों थी? क्योंकि तुम बहुत लायक थे, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ बहुत कोई विजनरी लीडर्स थे। उन्होंने कोई बहुत तीर तुक्के मार दिए थे लाइफ में। वो कोई फरिश्ते थे जो आसमान से नीचे उतरे हैं, इसलिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है इसलिए ये काम नहीं कर पा रही क्योंकि ये नालायक हैं। अबे तुम्हारा खान भी उतना ही बड़ा बेवकूफ है, इमरान खान, और नवाज शरीफ भी ऐसा ही है। बस नवाज शरीफ डायरेक्टली चोरी करता था, ये अपनी बीवी के थ्रू करता है इमरान खान। फर्क क्या है दोनों में? चोर दोनों हैं। इसने डायरेक्टली हाथ डाला है, वो कहता है बेगम जरा हाथ डालना उसकी जेब में, देना जरा उसका पर्स, दैट्स इट। ये दोनों चोर हैं यार। तुम लोग क्यों इतना सेंटिमेंटल हो रहे हो? तुम्हारी इकोनॉमी के बेसिक्स डामाडोल हैं। तुम्हारी इकोनॉमी के बेसिक्स जो हैं वो जीरो हैं। ये कहते थे हमारी बड़े एक्सपोर्ट थे यार इमरान खान। क्या एक्सपोर्ट थे तुम्हारे? बताओ ना क्या एक्सपोर्ट। तुम बनाते क्या हो यार? पाकिस्तानियों तुम बनाते क्या हो, जरा ये तो समझाओ मेजर गौरव वारिया को। अच्छा मुझे छोड़ो यार, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। आप पाकिस्तानियों को समझ, तुम बनाते क्या हो? तुम जांगिया, तौलिया, बॉल क्रिकेट की, ये तो तुम्हारे एक्सपोर्ट्स हैं, घटिया दो कौड़ी के एक्सपोर्ट। तुम लोग बनाते क्या हो? टेक्नोलॉजी का जमाना है, नॉलेज इकोनॉमी आजकल, तुम लोग करते क्या हो? हम ये करते थे, हमें करते, झूठ एक दूसरे से बोल बोल के, झूठ एक दूसरे से बोल बोल के यार। और फिर इनको शर्म नहीं आती कि हम झूठ बोलते हैं। हम ये करते हैं, ये करते थे, वो कुछ नहीं करते थे। अमेरिकन तुम्हें भीख में डॉलर देते थे, वो अफगानिस्तान से चले गए, और वही समय आया उनके जाने के कुछ महीने बाद खान की लुटिया डूब गई। ठीक है, 10 अप्रैल को खान हट गया। वो अगस्त से जितना चल पाया था डॉलर का उतना चला, और वो भी अगस्त से लेकर अप्रैल, यानी कि 15 अगस्त को तालिबान आया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। आप वीडियो देख लीजिए आवाम के, पाकिस्तानी आवाम के, अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं। अमेरिका के जाने के 2 महीने पहले, यानी कि जून जुलाई, मई जून जुलाई वाला जो मामला था अगस्त के पहले का, तालिबान के आने का पहले, वहां पे धीरे 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 महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में। और जब तक इमरान खान हटा नहीं तब तक महंगाई बहुत ऊपर तक जा चुकी थी। अब तो खैर छक्का ही मार दिया महंगाई ने, तब इमरान खान चौका मार चुका था। उस समय आप लोग, वही पाकिस्तानी, इमरान खान को गाली देते थे, इसके ऊपर मीम्स बनाते थे, ओ आपने घबराना नहीं, आप, वो सब भूल गए पाकिस्तानी। दिमाग ही नहीं है ना, मेमोरी बहुत कम है। खान बड़ा लायक है, खान है, खान लुटिया डुबाएगा तुम्हारी, और ये शहबाज शरीफ तो डुबा ही रहा है तुम्हारी लुटिया। क्योंकि यू पीपल, यू डोंट डिजर्व अ कंट्री। मैं बता रहा हूं, तुम्हें गलती से मिल गई, यू डोंट डिजर्व अ कंट्री। एंड वन मोर थिंग, वी डोंट वांट योर कंट्री। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। तो बिल्कुल भाई, मेजर साहब ने आज अच्छा भाई टॉपिक रखा। लेकिन ये कि उससे पहले, दिस इज़ मोदी फॉरेन पॉलिसी, जो कि भाई पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, वो बिल्कुल भाई अब एक बार तो सामने आ रही है कि जैसे इकनॉमिक अच्छी जा रही है, एक्सपोर्ट भाई अच्छी जा रही है, ऊपर से एक ड्रोन की जो डील होने जा रही है भाई अमेरिका के साथ, क्योंकि अभी जाएंगे 22-23 को भाई पीएम मोदी अमेरिका में, तो डील होने जा रही है भाई, उसकी काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा है कि जब डील होगी भाई तो मतलब और ज़्यादा इकनॉमी को भाई बूस्ट मिलेगा। वैसे भी भाई 7.2% इस वक्त भाई ग्रोथ हुई है, तो इसीलिए अगर देखा जाए तो भाई और ग्रोथ होगी और डील होंगी, ये चीज़ें हैं। नहीं, सही बात है। ऐसे भाई एक जो एक फॉरेन पॉलिसी है ना,
उसमें जो एक आप बंदे समझ लें, एक मतलब के डॉक्टर एस जयशंकर हैं, अजीत डोवाल हैं, तो वो भाई एक मतलब के काम के बंदे हैं जिनको पता है कि काम करना है एक मुल्क के लिए, एक अपने देश के लिए, और कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। वो तो भाई एक सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी आप समझ लें कि हर एक कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन और मतलब कि हर एक वो कारोबार के लिहाज से हर चीज़ से एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन भाई कंपैरिजन पाकिस्तान से करें तो इधर तो बेड़े पे गर्क हुआ है ना, इधर हम खुद बोलते हैं कि ये एक जंगल का कानून है, इधर कोई मतलब कि ना तो बंदा एक ठीक तरीके से कारोबार कर सकता है, ना ऊपर से कोई इधर एक खुद पाकिस्तानी जो इधर पाकिस्तान में जमे पले हैं वो नहीं इधर इन्वेस्टमेंट करते, और जो इधर जिनके कारोबार हैं वो भी बेचारे छोड़कर जाना चाहते हैं, कहीं तो छोड़ चुकी है कंपनी। अब जो शेल है ये सबसे एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, जो छोड़ कर गई है ना, एक मतलब के पहले एक एम्बेसी बंद होगी, एक मुल्क कहीं चले गए, वो भी अभी कुछ न्यूज़ शायद इन्होंने की है कि कोई नहीं की, लेकिन एक अंदर के अंदर काफ़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं इससे भी बड़ी। यार वो तो बड़ी कंपनीज हैं, वो तो चलो न्यूज़ पर आ जाती, जो छोटे मोटे कारोबार लोगों ने भाई बनाए थे, कोई फैक्ट्री, कोई लूमों का काम, मतलब ये कि इस तरह के काम उनके भी भाई ठप हो गए हैं, और लेबर शोधी बेचारी भाई रोल रही है भाई, के शोधे भी बोल पाकिस्तान सकते की हैं ऐसे। एक्सपोर्ट्स थी ना वो कोई बड़ी नहीं थी, यही था, ये तौलिया हो गया, ये कपड़े हो गए छोटे मोटे, या उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स से रेलिवेंट छोटी मोटी चीज़ें जो सियालकोट के अंदर थी, यही इस तरह की कोई स्पोर्ट्स थी। कोई मेजर लेवल की जो आईटी से रेलिवेंट जो इंडिया में काउंटिंग होती है वो नहीं, इनकी भी है कोई आईटी से रेलिवेंट, वो तो हमें भी नहीं समझ कि ये आईटी में क्या एक्सपोर्ट करते हैं, बस जो करते हैं आईटी में वो अपने तक महदूद ही हाँ, रखते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना उसका सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि भाई जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे ना वो बंद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसके अलावा ज़ाहिर बात है जो महंगाई है जिस हवाले से जो चीज़ें महंगी हुई हैं, और उस हवाले से ज़ाहिर बात है जो डीलें फ़ॉरेन में होती हैं वो तो पहले रेट्स के मुताबिक ही चलती हैं, तो जब यहाँ से चीज़ें महंगी बननी है तो आगे उन्होंने एक्सपोर्ट किधर करनी है, तो लिहाजा वो बेहतर यही समझ रहे हैं कि वो हम या ठप कर दें या आस्ता आस्ता जो है ना यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जो हमारे बिजनेसमैन है ना आजकल जो उनकी हवा चली हुई है वो ये है कि पहले जब इस तरह का सीन हुआ था तो बांग्लादेश में इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज जो है ना वो शिफ्ट की थी, अब जो है ना इनकी प्रेफरेंस टर्की है, तो ये टर्की की तरफ जो है ना वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता। लेकिन ये शैल वाला जो झटका लगा ना ये बहुत बड़ा है यार। हाँ, क्योंकि पहले कंपनीज बंद हुई हैं, वो कौन सी हुई है, कारों वाली कंपनी होगी, बाइक्स वाली जो है ना वो, मतलब क्योंकि ये अपने जो है ना वो इधर प्रोडक्शन नहीं थे, लेकिन ये कि वहाँ से ये चीज़ें ला के जो है ना इधर असम्बल उनको करते थे जस्ट, और कुछ भी नहीं करते, तो वो भी पिछले दिनों में काफ़ी छोड़ के गए हैं। अब ये वाला जो है ना ये भी आस्ता आस्ता जो है ना वो अब एक हमारी जो कंपनी है टेली कम्युनिकेशन से रेलिवेंट वो टेलीनर के नाम से, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने की। वो पहले ही एक जैज़ के भारत के नाम से कंपनी थी, उन्होंने मिक्स कर लिया, एक निकल गई, दूसरी ने एक दूसरे को सेल कर दिया, यूफोन ने भी ऐसे किया, मतलब पता नहीं क्या सूरत हाल चल रही। उसकी वजह यही है कि जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं कि अपना कोई तो इनके पास था नहीं, जो कुछ था अमेरिका की तरफ से आता था, क्योंकि अमेरिका इधर बैठा हुआ था, यहाँ से जो है ना वो गुजर के कुछ इनको दे जाने कुछ आगे ले जाने, तो इस तरह करके इनका सीन चलता रहा। अब क्या हुआ है कि आप ज़ाहिर बात है डॉलर है नहीं, डॉलर के बगैर मुल्क चल नहीं सकता, क्योंकि जो कर्जे वगैरह लिए हुए हैं वो वापस करने हैं, बाकी जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है उसके लिए भी डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। तो ये जो है ना एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान के लिए, और दिन ब दिन जो मर्जी ये कर लेना वो फलां आ जाएगा फलां आ जाएगा। ज़ाहिर बात है जिस तरह वो कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी किसी में नहीं है, क्योंकि अब जो पिछला 1 साल गुजरा है ना वो इन्होंने फुल जोर लगाया कि हम उसको लेके आए, उसको हर तरह के, यहाँ तक कि जो अभी का हमारा जो वजीर खजाना है उसको जो है ना वो जाल में लेके आए थे। वो एक मुजरम था, वो यहाँ से अदालतों से भागा हुआ था, उसको जो है ना वो यही था कि जहाँ मतलब 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको इश्तियारी करार दे दिया था हमारी अदालतों ने। लेकिन क्या हुआ कि वो कहते थे कि ये एक अच्छा वजीर खजाना है, तो इसको जो है ना वो लाया जाए वापस, तो उसको जो है ना वो बड़े प्रोटोकॉल से लेके आए, लेकिन वो भी एक तरह का फेल ही हुआ है। तो मतलब ये कि कोई फार्मूले सारे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कोई चीज़ इनके हाथ में नहीं आ रही, तो मामला जो है ना वो दिन ब दिन खराबी की तरफ ही जा रहे हैं। तो देखो
कोई मौजूदा ना हो जाए जिसकी बिल्कुल हमेशा इंसान मौजज़े अब नहीं होते भाई, अब वार खत्म वो हो कैसे गए। होती है क्योंकि वो इंसान, हम तो जस्ट जो है ना वो हमारा एक ऐसा अजीब सा नजरिया है कि हम दुआओं के जरिए हम जो है ना वो हो जाएगा हाथ से कुछ करना नहीं। जिस तरह मेजर साहब कहते हैं बड़े बड़े पेट है, लौरी पाए खा खू के बैठे हुए, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि घर बैठे सारी चीजें हो जाए, तो इस पूरा तरह होता खोते ही नहीं। निकल लेते हैं। हाँ, ये दिन रात जो है ना वो 12-12 14-14 घंटे जब तक या 24 घंटे बैठ के जो है ना वो मेहनत नहीं ना करनी शिफ्टों के अंदर, तो उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होने। तो वो ज़ाहिर बात है किसी के हाथ में ही कुछ नहीं है, कोई पता नहीं है किसके हाथ में है, तो लिहाजा हमें तो कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा। अब देखो वो दुनिया कायम है। मैं तो खुद तैयारी कर रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ने की। वीजा तो मिल जाए ना इधर, तो वो तुम्हें नहीं मिलना। नहीं, इसको एथोपिया भेजना वहाँ से। मैं कीनिया का अप्लाई करने लगा हूँ, उधर ही चला जाऊँ। हाँ उधर अच्छी शरीफ भी गया। हाँ वही टपा कर उन्होंने रख दिया भाई। उधर नहीं जाना, लेकिन उधर भी MQM बैठा हुआ सारा। हाँ, सारे MQM उधर भाग के चला गया। लेकिन ये कि जस्ट यार देखो ना, कोई सिस्टम नहीं है किसी किस्म का। आप लास्ट अभी कुछ बल्कि कल के दिन एक ये पहले थोड़ा बहुत लोगों का यकीन था इलेक्शन के ऊपर, तो वो क्या हुआ, जो पार्टी मुखालफ थी उसके पास जो है ना वो 193 सीटें थी। एक मेयर का इलेक्शन होना था, जो दूसरी थी उसके पास 170 थी। तो देख लो कितना फर्क था। और क्या हुआ कि जो जिसके पास 170 थी वो जीत गया भाई, 170 वाला जीत गया। अच्छा वो दूसरे जिसके पास 193 थी वो अच्छा हार अच्छा गए। वो हार गए हैं, सही बात। अच्छा वो कैसे आ रहे हैं कि उन्होंने जो मतलब उनके ऊपर वाले बंदे थे ना, वो 2-3 दिन पहले उन्होंने रात को घर से जो है ना उठवा लिए थे पुलिस के थ्रू और उनको गायब कर दिया था कि ये वोट डाल लेना। तो इस तरह का सीन। तो अब ये वोटिंग वाला सिस्टम भी आस्ता आस्ता, ये इलेक्शन वाला सीन भी एक तरह का ठप हो जाना, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वोट की कोई इस हद तक जो है ना वो कदर नहीं है जिस हद तक जो है ना वो लोग समझते हैं। तो लोगों ने ये चीज़ से भी जो है ना वो पीछे हट जाना। अब वो जिसने जीतना है उनके लोग ही जाएंगे, अपना टप्पा लगा के आ जाएंगे, वही मुखालफत में टप्पा लगाएंगे कि वो वही दूसरी साइड के ऊपर लगाएंगे। बाकी ये आपके सामने है भाई, और जो भी चल रहा है वो करते चीज़ें जाएं। आपको भाई हाँ। समझ आ रही हैं। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।